हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं, रात को हिंदी की क्लास के तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है, जो कि पेड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी रात को 9:30 बजे लगभग ये क्लास आपकी होती है, अगर हिंदी की क्लास लंबी हो गई। नहीं तो ये क्लास आपकी हिंदी की है ना, जो इसके पहले हमारा हिंदी का फुल टेस्ट ऑल एग्ज़ाम के लिए होता है, उसके बाद ये क्लास होती है। तो आप लोग डेली जुड़िए और हिंदी की क्लास को भी ज्वाइन करिए और इसको भी देखिएगा, है ना। ज़बरदस्त प्रकार के हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं, अच्छे खासे आपके मॉडल पेपर भी दे रहे हैं। तो आप लोग डेली जुड़िए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा देव जीके ट्रिक, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि शाम को 6 बजे देखिए करंट अफेयर की क्लास हमारे यहाँ पर चलती है, लेकिन इस समय जूनियर असिस्टेंट के मॉडल पेपर मैराथन के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। तो जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग शाम को 6 बजे मैराथन के रूप में डेली एक क्लास यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुपरफास्ट तरीके से सेल्फ टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिला है। तो दोस्तों, ये जो आपका दिया गया है गोदीवाड़ा, कौन है जो आपका दिया गया है गोदीवाड़ा, ये भैया आपके कहां पर है? 1 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दोस्तों बी बन जाएगा आपका लोथल। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर लोथल है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और दोस्तों, अहमदाबाद की जो भोगवा नदी है साबरमती के संगम पर ये खंभात की खाड़ी में है। मतलब देखा जाए तो भोगवा नदी और साबरमती के संगम पर ये आपका स्थित है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वैदिक काल में चिनाव नदी का किस नाम से जानते थे? मतलब वैदिक काल में जो आपकी चिनाव नदी थी, चिनाव नदी को किस नाम से जानते थे? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 2 को ऑप्शन दीजिएगा। दोस्तों, आप कहेंगे 2 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अस्कनी। क्या हो जाएगा? अस्कनी है दोस्तों, याद रखिए अस्कनी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रावी नदी को क्या बोलते थे? यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी रावी नदी थी, रावी नदी, तो रावी नदी को बोलते थे पारूसड़ी। क्या बोलते थे? रावी को बोलते थे पारूसवी बोलते थे, है ना। यहाँ पर वितस्ता किसे बोलते थे? बताइएगा, किसी को मालूम है वितस्ता किसे बोलते थे? भैया झेलम नदी को बोलते थे वितस्ता। ठीक है, झेलम नदी को बोलते थे वितस्ता बोलते थे। यहाँ पर दोस्तों सतुद्री किसे कहते थे? सतुद्री कहते थे आपके सतलज नदी को। किसे? तो आपके सतलज नदी को कहते थे, सतलज नदी को। इस प्रकार से चारों ही नदियां आपको यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है ना। एक बार वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर शेरनी जुड़े हैं, पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे हैं, और आपको हम तो अपने चैनल पर फ्री तैयारी करा भी रहे हैं। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अपना पूरा सहयोग जरूर दें। हमारे जैसे हम आपको सहयोग दे रहे हैं, अपना भी पूरा सहयोग जरूर दे भाई, है ना। सभी लोग सपोर्ट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया, ये कहां पर दिया था? दोस्तों बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया, ये कहां पर दिया है? 3 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सारनाथ में दिया। कहां पर दिया? आपके सारनाथ में दिया था। और दोस्तों याद रखिएगा 5 भिक्षुओं को दिया था। कितने? 5 भिक्षुओं को दिया था, है ना। तो यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सी भाषा में दिया? तो दोस्तों याद रखिए पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? तो आपकी पाली भाषा में ही इन्होंने उपदेश दिया था दोस्तों, है ना। और यहीं से देखा जाए तो आपके बुद्ध अर्थात बौद्ध संघ की स्थापना यहाँ पर माना जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? दोस्तों यूनानी ग्रंथ में देखा जाए तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य को जो कहा गया है, इनमें से क्या कहा गया है? यहाँ पर आंसर लॉक करना है। 4 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त आपके मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर याद होगा मेगास्थनीज, जो कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर 5 नंबर आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्या? चंद्रमा जो आपका है, चंद्रमा ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किस विद्वान ने सिद्ध किया था? ये जो सिद्ध किया वो किस विद्वान ने सिद्ध किया था? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है। चलिए भैया जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है ना। यहाँ पर टाइम नहीं लेना है और ऐसे क्वेश्चन को तो गर्दा कर देना है। आप लोगों को इतना पढ़ाया गया है कि आप लोग गर्दा उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चनों को। दोस्तों 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है आपका राइट बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था। दोस्तों पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस अधिवेशन में यहाँ पर बनाया था। 6 नंबर है, यहाँ पर लॉक किया जाए। दोस्तों ये अधिवेशन है आपका लाहौर अधिवेशन, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, लाहौर अधिवेशन। ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्राचीन स्मारक परिरक्षक अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। दोस्तों प्राचीन स्मारक परिरक्षक अधिनियम जो पारित हुआ था वो किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 लॉक किया जाए। दोस्तों 7 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय। और ये आपका 1904 में, कब 1904 में दोस्तों ये कानून पारित हुआ था, ठीक है ना। और देखा जाए तो जो लॉर्ड कर्जन थे ये सबसे अधिक अलोकप्रिय आपके वायसराय था। पूछे सबसे अधिक अलोकप्रिय मतलब आपका ज्यादा इसे लाइक नहीं किया है लोगों ने, इसलिए क्या हो गया, अलोकप्रिय हो गया। तो दोस्तों ये आपका कौन था, कर्जन ही था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर कह रहा है एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था स्वराज्य शासन आंदोलन और इसका दोस्तों लक्ष्य रखा गया। तो क्या लक्ष्य है यहाँ पर, आंसर क्या बनेगा। और दोस्तों आपका जवाब इनमें से देखा जाए तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, क्या हो जाएगा, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। दोस्तों इन्हीं की वजह से ही होम रूल लीग का प्रथम गठन हो पाया था 1916 में, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ हुआ था होम रूल आंदोलन, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में दोस्तों वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था। दोस्तों हमने आपको पढ़ाया भी है, समझाया भी है। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो चटगांव शस्त्रागार से जुड़े हैं आपके सूर्यसेन। कौन है, ये है आपके सूर्यसेन दोस्तों हैं। इन्होंने दोस्तों नारा भी लगाया था और वंदे मातरम नारा लगाया और तिरंगा भी यहाँ पर लहराया था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि जो सूर्यसेन थे ये कौन से विद्यालय के शिक्षक थे। तो दोस्तों याद रखिएगा चटगांव के राम राष्ट्रीय, चटगांव में एक स्कूल था उस समय राम राष्ट्रीय के क्या थे, ये आपके टीचर भी रहे हैं, ठीक है, शिक्षक भी थे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। देखिए हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है, बेहतर तरीके का आपका क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ना। भैया वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाइए थोड़ा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाइए, थोड़ा सा आनंद आए क्लास में, ठीक है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, ऑफलाइन जो वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 10 नंबर का जवाब लगभग सभी का आ गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका प्लासी युद्ध। दोस्तों हमने बताया था प्लासी युद्ध की डेट आपको याद रखना है 23 जून। कितनी है, 23 जून आपको डेट याद रखना है कि जो 23 जून को याद रखिए प्लासी युद्ध हुआ था। लेकिन अगर आपसे ईस्वी पूछे तो आप कहेंगे 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच हुआ था, है ना। और ये हुआ था बंगाल के नादिया जिले में। कहां पर, बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कि जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको हमने बताया है कि बोरू भीरू दुबेराज, अगर ये ट्रिक आपको पता है तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि भैया आपका बोरू, है ना, क्या बोरू और कौन सा है भीरू, बोरू भीरू, और आपका कौन सा एक तीसरा आपका है दुबे, क्या है आपका दुबे हो जाएगा, बोरू भीरू दुबे और राज। ये अपनी ट्रिक है, बहुत पहले की आपकी ट्रिक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बो से हो जाएगा बोकारो, और बोकारो जो आपका था ये रूस के सहयोग से, रूस से हो जाएगा रूस हो जाएगा। भी से हो जाएगा भिलाई, और भिलाई भी आज हो जाएगा आपके रूस के सहयोग से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दू से हो जाएगा दुर्गापुर, और दुर्गापुर हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, तो आपके ब्रिटेन के सहयोग से आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रा से हो जाएगा राउरकेला, और ये है आपके जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के सहयोग से। अब आपको याद रखिएगा पूछा गया है कि जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की हुई, तो आप कहेंगे सर राउरकेला, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनी में एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है इनमें से जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुई थी। मतलब इनमें से 3 ऐसी कंपनियां हैं जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र पर आपकी आधारित थी, उद्योगों को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन भैया एक आपकी ऐसी कंपनी है जो कह सकते हैं कि तीसरी में आपका लगा था। तो दोस्तों ये जो आपका बोकारो है, बोकारो, ये जो आपका लगा था
ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है आपसे 8 डिग्री चैनल। अब ये बताइए कि जो 8 डिग्री चैनल है, कौन है 8 डिग्री चैनल जो आपका है, ये किसके साथ जाता है? तो आप कहेंगे मालदीप और मिनिकॉय के साथ जाता है, तो इसका देखो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका ये मिलान हो गया। 9 डिग्री चैनल जो होता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जाता है, तो इसका आपका ये हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल पूछा गया है, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान व कार निकोबार, लिटिल, तो इसका देखिए 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ढक्कन, है ना, ढक्कन होता है, वैसे ढक्कन लिखा है, ढक्कन पास होता है, ढक्कन पास। ये ढक्कन पास आपका लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बनेगा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, A2, B1, C3 और आपका D4। क्लियर है भैया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में स्थित वालांगू, है ना, क्या होता है वालांगू होता है, वालांगू के समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? दोस्तों देखो, हमने आपको बताया है कि भैया जो आपका ये प्यारा सा भारत है और इस प्यारे से भारत में दोस्तों देखा जाए तो आपका समय में परिवर्तन भी थोड़ा आपका है। अर्थात यहां से देखा जाए ये आपका गुजरात है और ये है अरुणाचल प्रदेश का वालांगू है। इसके बीच की जो दूरी है दोस्तों लगभग देखा जाए तो 30 अंश का अंतर पड़ता है। और 30 अंश में दोस्तों याद रखिए पृथ्वी जो होती है वो 1 अंश में 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। और दोस्तों आपको 60 से क्या करना है, भाग देना है। अगर इसको भाग देते हैं तो 30 से कटेगा तो 2 आएगा और 2 से कटेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो 2 घंटे का अंतर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कितना भी समय दे दे, कितना भी समय आपसे दे दे, तो आपको क्या करना है, जितना अंश दिया हो उस अंश में क्या करना है, ये सूत्र आपको रख लीजिएगा। क्योंकि जो पृथ्वी होती है 1 अंश में क्या करती है, 4 मिनट घूम जाती है और हमको यहाँ पर समय ज्ञात करना है तो 60 मिनट से भाग देना है। इस सूत्र के माध्यम से किसी भी जगह का आप लोग टाइम निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना भैया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। 14 नंबर में आपसे कह रहा है, तो चलिए यहाँ पर देखना है दिल्ली। अगर हम आपसे पूछे जनघनत्व के बारे में दिया है कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ का जो जनघनत्व है आपका कितना है, तो दिल्ली का है दोस्तों 11,320 है, यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूछा है तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का 800 कितना है, 29 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मिजोरम का दोस्तों पूछे तो 52 प्रति है, क्या है 52 है, मतलब यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और केरल का पूछे तो 68 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिएगा कोई यहाँ पर मिला होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता यहाँ पर सांस्कृतिक समरसता और एकता की है। मतलब आपसे ये कह रहा है कि अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता है कि सांस्कृतिक समरसता और एकता की है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 15 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा सी, याद रखिएगा पुरवा। ये नया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पुरवा आपका है क्या दोस्तों, याद रखिए जाति और सांस्कृतिक समरसता एकता में शामिल है। मतलब जाति समुदाय होते हैं, जाति होते हैं, धार्मिकता होते हैं, विश्वास होते हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नया क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है 16 नंबर में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम सीमा भी होती है और साथ में दोस्तों यहाँ पर सांख्यिकीय राशनिंग भी होती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई होता है। लेकिन जो सी दिया गया है कि परिवर्तनीय कोष अनुपात है, ये आपका केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नहीं होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के थोड़े कठिन आपको जरूर लगेंगे, लेकिन धैर्यता बनाए रहिएगा। क्वेश्चन आ गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 19 लॉक किया जाए। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो सार्वजनिक और निजी उद्योग होते हैं इनका सह-अस्तित्व। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही व्यक्ति आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। और भारत में देखा जाए तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, भारत में अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर पहला ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए स्वर्ण क्रांति दिया गया है और ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा बागवानी और शहद। क्या बागवानी और शहद जो आपका है ये है आपके स्वर्ण क्रांति से है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जैसे भूरी क्रांति होता है, क्या यहाँ पर भूरी क्रांति होता है, भूरी क्रांति का आपसे मतलब होता है याद रखिए चमड़ा और कोको से आपका होता है।
पीली क्रांति होता है आपके तेल बीज से होता है, नीली क्रांति होता है मछली से होता है, काली क्रांति पेट्रोलियम से होता है ना, काफी क्रांतियां होती हैं। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि भारत का संविधान है ये कौन से भाग का कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिएगा 21 नंबर में। दोस्तों कल्याणकारी राज्य ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने बताया कि भाग 4 कौन है, भाग 4 दोस्तों भाग 4 है। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो आपका 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक जाते हैं, ये होते हैं आपके क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इन्हीं में ही आपको बताया गया है क्या कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है। दोस्तों 22 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण है ना, उसका संरक्षण और सुधार जो आपका है कौन से अनुच्छेद में आता है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है 22 नंबर में, और 22 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ये होता है दोस्तों कौन सा, यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो अनुच्छेद 51 के का है। क्या अनुच्छेद 51 के का में जो आपका है यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वन, झील, नदी, वन्य जीव है ना रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है, उनको यहाँ पर दोस्तों दया भाव रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारिया आयोग में से कौन सदस्य आपके शामिल थे। मतलब जो आपका सरकारिया आयोग है ये क्या है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए बनाया गया था। इसमें से जो आपके शामिल है दोस्तों कौन कौन शामिल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके हैं वी सी रमन, क्या है वी सी रमन थे। इसमें से कौन वी सी रमन भी थे। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके थे वो कौन कौन थे, यहाँ पर जो आपके एस आर सेन थे, ये दोनों आपके लोग शामिल थे दोस्तों है ना। यहाँ पर जो आपका है बनी थी आपकी 1983 में, ये जो आपकी समिति थी 1983 में बनी थी। तो आपके वी सी रमन और एस आर सेन इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है। भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का जो अध्याय है वो निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों 24 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। 24 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, ये है आपके वारेन हेस्टिंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर वारेन हेस्टिंग। आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा सी नंबर हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखा जाए जो आपका 1772 है, क्या है 1772 में अंग्रेजी शासन में जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इनके द्वारा कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। क्या इनके द्वारा ही कलेक्टर का पद सृजित किया गया था और इसे आधुनिक जिला प्रशासन का नया अध्यक्ष अध्याय माना जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना जब की गई थी, कब की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय आया था सबसे पहले आपके 1862 में। कब आया था, 1862 में। और कहाँ आया था, जवाब दीजिए जल्दी से बताइए कि सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई वो आपकी कहां पर हुई थी, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा, ये कोलकाता में अर्थात आपके कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में आपकी स्थापना हुई थी सबसे पहले आपके हाई कोर्ट की। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि भैया 1866 में, कब 1866 में कौन से हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, बताइएगा कि 1866 में कौन से हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब आप कहेंगे ये भारत का चौथा हाई कोर्ट था, भारत का ये चौथा हाई कोर्ट था जब इसकी स्थापना हुई थी, और ये हुई थी आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। ठीक है, जो आपका प्रयागराज है, प्रयागराज ये दोस्तों आपका चौथे नंबर का भारत का था, जो कि इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, यहाँ पर आंसर इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर में और 26 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आइजैक न्यूटन। क्या हो जाएंगे, याद रखिए जो आपके आइजैक न्यूटन है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु इनमें से कौन सी होती है। दोस्तों बताना है जो आपकी तन्य धातु है वो आपकी कौन है। चलिए, तन्य धातु मतलब होता है जिसको खींचा जाए तो बढ़ती ही चली जाए। दोस्तों ये होती है सोना धातु। दोस्तों सोना जो आपकी है पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं तन्यता। और सभी धातुओं की जो तन्यता होती है अलग अलग होती है। अगर हम आपसे पूछे कि सर जी 1 ग्राम अगर सोना है, 1 ग्राम अगर यहाँ पर क्या है सोना, ये सोना बाबू वाला नहीं है, ये सोना पहनने वाला है। 1 ग्राम अगर आपका सोना है दोस्तों तो इससे एक तार जो खींचा जा सकता है, कितना खींचा जा सकता है, याद रखिएगा लगभग देखा जाए तो यहाँ पर एक तार जो खींचा जा सकता है काफी लंबा 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। समझिएगा कि 1 ग्राम अगर सोना है तो 2 किलोमीटर तक लंबा तार इससे खींच सकते हैं। इसकी इतनी ज्यादा तन्यता होती है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है दोस्तों 28 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा युग्मजन। क्या होता है, युग्मजन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 29 नंबर। यहाँ पर दिया गया है पेप्टाइड, क्या दिया है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की एकलक इकाई बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन की एकलक इकाई जो बनी होती है वो आपकी किस में होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं अमीनो एसिड और शर्करा से। अमीनो एसिड और शर्करा से होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से उन्हीं को समझ में आएगा, अन्यथा यहाँ पर बातों में जो लगे रहेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। वो लोग बाद में देख लें तो ज्यादा बेटर होगा। बातों में लगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इसी प्रकार से बार बार पेड एग्जाम देते रहिएगा और बार बार पेड एग्जाम देते रहेंगे, भविष्य आपका बनता रहेगा। फाइनल में कभी पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करिएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल से अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं तो आप कहीं से भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि भैया किताब का सहारा लो और इतने मॉडल पेपर हम आपको सोल्व कराते हैं कि भाई साहब अगर हमारे से आप 10% मेहनत कर लें, क्या अगर 10% भी अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बातें कम करिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है। दोस्तों बताइएगा सबसे लंबी कोशिका। अब आप कहेंगे सर से सबसे लंबी कोशिका जो आपकी होती है यह तंत्रिका कोशिका होती है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए कि इसकी आपकी इकाई क्या होती है तो तंत्रिका कोशिका की होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन होती है इकाई। तो याद रखिए इसको ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर जवाब जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, जल्दी से कमेंट करें कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है। सबसे बड़ी जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका ये किसकी होती है, जल्दी से बताइए। किसी को पता है क्या, किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट करें। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसकी होती है। आप कहेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगले क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। कह रहा है आपसे क्या, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, क्या है, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। भैया 31 नंबर यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। ध्यान से देना, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे कह रहा है स्वधन अवलंबन दिया है। दोस्तों आपको मालूम है स्वधन अवलंबन जो आपका है गलत दिया गया है ना। याद रखिए स्वधन अवलंबन होता है, क्या होता है, अवलंबन होता है। गलती आपकी पहली हो गई। वहीं पर दोस्तों बी नंबर आपका हिमच्छादित सही है, आत्मलंबन ये भी सही है, वधुप्लव ये भी सही है। गड़बड़ी है आपका ए नंबर है, क्योंकि यहाँ पर होता है स्वधन अवलंबन होता है और आ जो शब्द होता है वो आपका यहाँ पर नहीं लगाया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध दिया गया है। आपसे दिया गया 32 में विलोम युग्म जो अशुद्ध है वो आपका कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अनभिज्ञ और अनभिज्ञ का दिया गया बहुज्ञ। अब आप कहेंगे सर जी देखा जाए पहला ही ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि भैया अनभिज्ञ का जो होता है वह अभिज्ञ होता है। क्या होता है, अभिज्ञ होता है, अर्थात जो इसका आपका बनेगा वो बनेगा अभिज्ञ बनेगा। ठीक है, तो आपका ये नंबर तो गलत हो गया है ना। यहाँ पर आका है अपेक्षित का अनपेक्षित, अनुरक्ति का विरक्त होता है और उद्धम का उत्तम होता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे लीन शब्द किसका पर्यायवाची है।
लीन शब्द किसका पर्यायवाची है दोस्तों 33 नंबर में। और 33 की अगर बात करते हैं तो लीन होता है विमुग्ध का, क्या होता है, विमुग्ध होता है। अर्थात दोस्तों लीन मतलब होता है क्या, यहाँ पर आसक्त हो जाना, किसी के प्रति क्या हो जाना, पूरी तरीके से लीन हो जाना। जैसे आप क्लास में क्या है, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से लीन हो जाइए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा दोस्तों 34 नंबर का ऑप्शन देना है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो होती है इनमें से क्या होगा। अब आप बताइएगा 34 नंबर में, तो भैया आपका जवाब हो जाता है युद्धोत्सव होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, युद्धोत्सव जो दिया गया वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले क्या, यहाँ पर अगर आपसे बोले कि युद्ध क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए। इसमें क्या हो गया, बड़ा खेला हो गया। अब तो यहाँ तो खेला हो गया, क्योंकि इसका तो आंसर आपका डी है, युत्सा है। लेकिन युयुत्सु क्या होता है दोस्तों, युयुत्सु का मतलब होता है, याद रखिएगा, युयुत्सु का मतलब भी होता है क्या, या होता है युद्ध, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। क्या, जिसमें, हम आपको पूरा लिख देते हैं, जिसमें, जब ये शब्द दिया हो कि जिसमें युद्ध करने की क्या हो, जिसमें युद्ध करने की दोस्तों, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, उसे कहते हैं युयुत्सु। याद रखिएगा, ये गड़बड़ी आपकी यहाँ पर हो सकती थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे अर्घ शब्द का अर्थ होता है मूल्य, वहीं पर अर्ध शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नोट करिएगा, यहाँ पर अर्ध का अर्थ होता है मूल्य और अर्ध का जो अर्थ निकलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 नंबर में, तो ये होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पूजनीय होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ये दोस्तों स्थल का नाम है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ये जो राज्य में है, कौन से राज्य में है दोस्तों, ये पड़ता है आपके गोवा में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ये आपके गोवा में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, गोवा में है। मतलब इस गिरजाघर में ही सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर को रखा गया है। याद रखिएगा, ये जो आपका है गिरजाघर है और इसमें दोस्तों सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया दोस्तों। और इस गिरजाघर को दोस्तों याद रखिएगा 1986 में, कब, 1986 में दोस्तों इसे याद रखिएगा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट दिया गया है, भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। देखिए काफी लोग जुड़े हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि नहीं, आप लोगों का भी सपोर्ट है। हमारा तो सपोर्ट बहुत रहता है, आप लोग जानते हैं, बस आपका सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक बार जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, संख्या भी देखिए कितने हैं, बराबर अपना अनुपात रखा करें, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग लाइक भी करते रहे। देखो निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। हमेशा हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, आपको 11:45 वाली क्लास में, वहां पर एक क्वेश्चन आपको एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है। अब आप बताइएगा कि कौन एक सरोद वादक नहीं है। 42 नंबर का जो ऑप्शन है 52 नंबर में, वो ऑप्शन क्या होगा तो दोस्तों याद देखिए, अल्लाह रखा। ये अल्लाह रखा जो आपके सरोद वादक नहीं है, ये आपके है तबला वादक है। क्या है, ये जो आपके है तबला वादक है दोस्तों, तबला वादक है ना। वहीं पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर, ये तबला वादक आपके रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो कि युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 53 नंबर देना है। और दोस्तों मिलान करिए, यहाँ पर देखो बिहू जो आपका है असम में है, ये तो आपका सही जो आपका मेल खा रहा है। घूमर दिया गया है, राजस्थान दिया गया है ना, घूमर राजस्थान में दिया गया है। अच्छा, घूमर राजस्थान का है। यहाँ पर दोस्तों भांगड़ा दिया है, भांगड़ा केरल का दिया गया है। अब आप बताइएगा भांगड़ा केरल का है क्या भैया। भांगड़ा जो आपका है पंजाब का है। कहाँ का है, आपके पंजाब का है। और जब पंजाब का है दोस्तों तो आपका ये तो आपका गड़बड़ हो गया 30 नंबर में। यहाँ पर लावड़ी जो आपका है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो भैया आपका जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं था, वो आपका थर्ड वाला सुमेलित नहीं था। मतलब देखा जाए तो केवल थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट। क्लियर है, क्लियर है भैया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। लेट्स किल गांधी पुस्तक के जो लेखक है यहाँ पर कौन हो जाएगा। यहाँ पर 54 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर लेट्स गांधी, ये जो आपके हैं तुषार गांधी हैं। कौन है, याद रखिएगा 54 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर डी नंबर है कि लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक है तुषार गांधी। ये दोस्तों आपके महात्मा गांधी के परपोते हैं। ये जो तुषार गांधी हैं ये महात्मा गांधी के परपोते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बताइएगा इंजीनियरिंग जो दिवस होता है ये किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 55 नंबर में। तो आप कहेंगे सर एम विश्वेश्वरैया, है ना। ये भारत के पहले टीचर हैं दोस्तों,
एम विश्वेश्वरैया जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। और ये मनाते हैं 15 सितंबर को। कब मनाते हैं? तो आपके 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1968 से। कब से? 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल दोस्तों इनमें से कौन था? 56 में। दोस्तों आपका जो 56 नंबर दिया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्फ था। ठीक है, गोल्फ जो था ये महिलाओं के लिए ओलंपिक में खेला गया सबसे पहला आपका खेल था। और ये खेला गया था सन 1900 में। कब है? सन 1900 में। और कहां पर खेला गया था? तो 1900 में जो हुआ था पेरिस ओलंपिक में। कहां पर है? तो आपके पेरिस ओलंपिक में ये आपका खेला गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिए टेनिस और गोल्फ को शामिल भी यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर दोस्तों ओलंपिक खेल जो होते हैं वो आपके 4 वर्षों में आपके खेले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और होता है, क्रिकेट और नौकायान आदि खेलों को भी 1900 पेरिस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। अब तो आपको ओलंपिक में नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? देखा जाए जो आपकी आईआईटी दिल्ली है, मुंबई है, रुड़की है, कानपुर है, इनमें से सबसे पहले जो स्थापित हुआ था रुड़की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों जो रुड़की की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1847 में। कब हुई थी? 1847 में हुई थी। ये जो आपका मुंबई है, मुंबई की स्थापना 1958 में। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। वहीं पर दोस्तों कानपुर की जो आपकी है 1959 में। कब? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आपका दिल्ली वाला है तो दिल्ली की स्थापना 1961 में। कब? 1961 में हुई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों देख सकते हैं भारत रत्न दिया गया है लेकिन ये भारतीय नहीं थे। तो भैया आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ये है नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका निवासी के थे। कहां के थे? ये अफ्रीकन निवासी थे, अफ्रीका निवासी, है ना। इनको दिया गया था यहाँ पर भारत रत्न और ये दिया गया था 1990 में। कब दिया गया था? 1990 में दी गई थी। अगर आपसे पूछे कि भैया भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी तो आप कहेंगे सर 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1954 से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से वह अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? और भैया ये क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है, बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है यहाँ पर राइट क्या हो जाएंगे? चलिए 59 को ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए 59 का ऑप्शन हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अभिनव बिरिंदा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिरिंदा ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भैया इसका जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 नंबर। सभी को जवाब देना है, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल लल्लन टॉप वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन को भरमार रहती है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी के जवाब लगभग सही आ गए हैं। याद रखिए 60 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके निशानेबाजी से है। किससे? निशानेबाजी से है। दोस्तों 2008 में, कब? 2008 में 10 मीटर में, क्या 10 मीटर जो आपका राइफल शूट है उसमें से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि बीजिंग ओलंपिक में ये जो हुए थे आपके कहां पर है? तो आपके बीजिंग ओलंपिक में हुए थे। बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने ये पदक जीता था, स्वर्ण पदक। क्लियर है? आगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, जैसे कि हमारी डेली की क्लास में होता है, हम आपको बेहतर तरीके के प्रयास करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पर कुछ न कुछ आपको सिखाया जाए। और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है पुरस्कार, है ना। क्या दिया गया है? आपके सिलेबस में जो दिया गया है पुरस्कार, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो, आपसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या? चलिए यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहा है, पहला पॉइंट थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ जी। चलिए देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों सरस्वती जो सम्मान है, सरस्वती सम्मान ये किससे संबंधित आपका है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य से। अगला है अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा ये खेल कूद में दिया जाता है, जो आपके प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है।
वहीं पर दोस्तों होता है भटनागर जो पुरस्कार आपका है, भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी आपका क्या हो गया? भटनागर पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार की बात करते हैं, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर दिया है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो आपका है ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये कृषि क्षेत्र में आपका दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो आपके कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लॉरियस पुरस्कार क्या दिया गया है? यहाँ पर दोस्तों दिया गया है लॉरियस पुरस्कार दिया गया है। और लॉरियस पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि लॉरियस पुरस्कार जो आपका दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके खेल के क्षेत्र में दिया गया है, याद रखिएगा आपकी किसमें? तो आपके लॉरियस पुरस्कार आपके खेल में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? दोस्तों जवाब देना और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो आपकी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। दोस्तों दिया गया है कलिंग पुरस्कार, और कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों दिया है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है आपसे डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार आपकी चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह भी रहा है कि विक्रम साराभाई पुरस्कार दोस्तों ये होगा अंतरिक्ष अनुसंधान से। अगला है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जानते हैं ये आपके फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो दोस्तों बुकर पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है अर्थात खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो आपके गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाने वाला ये आपका पुरस्कार है। अगला है किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है शंकर पुरस्कार, और ये शंकर पुरस्कार दोस्तों कला और संस्कृत के लिए दिया जाता है। वहीं पर दिया गया है कि संस्कृत साहित्य में क्या? संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार है? तो वाचस्पति पुरस्कार यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या दिया है? देश का दिया गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न है। याद रखिए अपने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न होगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में है? तो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर कलिंग पुरस्कार दोस्तों, कलिंग पुरस्कार ये दोस्तों आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार होता है? अगर आप पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो होता है तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होता है। अगला खेल में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, तो दोस्तों याद रखिए खिलाड़ियों को जो दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, जो खेल में सराहनीय पुरस्कार मतलब सराहनीय कार्य करते हैं उनके लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शांति कामा साहित्य कामा चिकित्सा कामा अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में जो विशिष्ट उपलब्धि हासिल करते हैं इनको जो पुरस्कार होता है ये नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्या पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। और अगले पॉइंट यहाँ पर आते हैं, पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से देते हैं? दोस्तों अगर राष्ट्रीय एकता पर ये अगर फिल्म बनी है तो उसको नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है 1901 में प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार किस राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी और ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दोस्तों आपके फिलीपींस के आपके राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो फिलीपीन सरकार प्रदान करती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए दिया गया है कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है? दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा संगठन है जो कलिंग पुरस्कार देता है? तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। अगला है नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां पर बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो बांटे जाते हैं ये स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं।
अगला है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में, तो आपके 3 लोगों में दिया जा सकता है। आप देखते भी होंगे कभी कभी तो 3 लोगों में ही आपको देखने को मिलता है ना। यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, यहाँ पर 11 लाख है। अपडेट आपको यहाँ पर कर लेना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है खेल प्रशिक्षकों के लिए। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? गले में खिचकिच है बहुत, बताइए भाई। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका है 1985 से शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत हुई, तो आपके 1901 से हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी भैया, तो आपके ये 1954 से शुरुआत हुई थी। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार पुरस्कार कौन है, तो सर्वोच्च सैनिक अगर बोलता है तो सैनिक में कौन है, परमवीर चक्र है। कौन है, परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये मॉडल पेपर में हमने सॉल्व भी कराया है कि कौन सा पुरस्कार है जो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये होता है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार आपका है जो कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। किस वर्ष सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलता है आपके दोस्तों मॉडल पेपर में बहुत। तो दोस्तों 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए यह पुरस्कार नोबेल दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की राशि जो आपकी है 5 लाख अब बढ़ गई होगी, ये अपडेट आपको कर लेना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो आपकी 1985 में ये आपके प्रारंभ किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या, देखिए अगर दिया है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है, तो दोस्तों इसके लिए पुरस्कार होता है टेम्पल्टन पुरस्कार। अगर आपने धर्म के क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया है तो ये टेम्पल्टन पुरस्कार होता है। वहीं पर अगला दिया है कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार, तो यहाँ पर 1 करोड़ आपकी होती है। अगला कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो जानते हैं वो आपके रमन मैग्सेस को जाना जाता है। किसे जानते हैं, आपके रमन मैग्सेस को जाना जाता है। दोस्तों याद रखिए रमन मैग्सेस को जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया दादा साहब फाल्के। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, दोस्तों ये सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा ही दादा साहब फाल्के की शुरुआत हुई थी। ये आपकी 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं, तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे, दोस्तों याद रखिएगा कि आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले ये भारतीय थे। दोस्तों याद रखिए सत्यजीत रे थे, सत्यजीत रे। अगला दिया है अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले और संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार होता है, तो नीरजा भनोत पुरस्कार होता है, नीरजा भनोत पुरस्कार होता है। अगले पॉइंट के आते हैं, पॉइंट दिया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो ये थे आपके मलयालम साहित्य के थे जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार, अगर पूछे प्रथम हिंदी में तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला आपकी हिंदी साहित्यकार आपकी महादेवी वर्मा है। सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम आपके थे तो आपके एस राधाकृष्णन है। मरणोपरांत भारत रत्न से जो आपको विभूषित किया गया प्रथम व्यक्ति ये लाल बहादुर शास्त्री, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आपको मिला भी था, है ना। ठीक है, अगला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये पहली महिला थी आपकी इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे, तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। अगर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर हो जाएगा। और भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला था, तो साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। दोस्तों याद रखिएगा 1913 में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुब्रमण्यम, क्या दिया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों इनको मिला था भौतिकी क्षेत्र में। अगला दिया गया है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को मिला था दोस्तों, है ना। यहाँ पर दिया है भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। यहाँ पर देखिए किन 2 भारतीयों को भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार, तो सीवी रमन और आपका सुब्रमण्यम। कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्य कौन है, वी.एस. नायपाल है, वी.एस. नायपाल। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1930 में। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं।
और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मिला था नोबेल पुरस्कार, ये कब मिला था? तो अभी हमने बताया था 1913 में मिला था दोस्तों, 1913 में। अगला पॉइंट है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति, मतलब खेलों में देखो इसे दिया नहीं जाता है, खेलों में भाई किसी को नहीं दिया जाता है आपका भारत रत्न, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी आपके सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तभी इसमें काफी अपवाद थे, काफी विद्रोह हुआ था कि भैया सचिन तेंदुलकर को आपने भारत रत्न क्यों दिया, जबकि खेल के क्षेत्र में यहाँ पर सचिन मतलब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है ना। ऐसा कार्य तो कई लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं लोगों सरकार ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीत कौन है? तो भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार है आपका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। अगला है देश के किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो एम.जी. रामचंद्रन को यहाँ पर दिया गया था। और अगले क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है आपसे, कह रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये आपके मदर टेरेसा को दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला दिया है कि ऑस्कर पुरस्कार अभी तक 36 बार जीता है, ये वाल्ट डिज्नी ने जीता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, जो कि भू आंदोलन से जुड़े थे। आपके आचार्य विनोबा भावे ये मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ये देविका रानी है, देविका रानी थे। और अगला है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखिए, निशान ए पाकिस्तान। क्या? निशान ए पाकिस्तान हो जाएगा। अगला है कांग्रेस, है ना, कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च है? अमेरिका का है। जापान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेलोवियन सन ऑर्डर हो जाएगा। किस देश का सर्वोच्च सम्मान पोरली मेरिट आयरन है? ये जर्मनी का है। ब्रिटेन का साहित्यिक है डेविड कोहेन पुरस्कार आपका है, ये आप देखते होंगे मोदी जी को मिलता है, कहीं किसी को मिलता है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि लिंजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये फ्रांस का है। शाह अब्दुल अजीज पदक ये किस देश का सर्वोच्च है? सऊदी अरब का है। और मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1951 में। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आज की जो क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे वाली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।